डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। सोमवार को सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे प्रदेश का बजट। सत्ता पक्ष विपक्ष समेत पूरे प्रदेश की रहेगी नजर। सदन में धान खरीद पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा खरीद में कोई खामियां हुई तो तुरंत की कार्रवाई। कांग्रेस के समय 1 साल तक किसानों को नहीं मिलता था खरीद का पैसा। यमुनानगर के अमर विहार में मिला युवक का शव, पत्नी और साथी मौके से लापता। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में मजदूरों प्रबंधन के बीच नहीं बनी सहमति। 6 घंटे की मीटिंग के बावजूद नहीं बनी सहमति। एचसीएस अधिकारी विवेक चौधरी ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन में धान खरीद को लेकर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि फर्जी गेट पास काटे गए हैं और हरियाणा में धान खरीद में घोटाला हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि राइस मिलर्स को सरकार ने चावल दिए जिसे उन्होंने वापस नहीं लौटाया। इसका जवाब देते हुए मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरकार धान खरीद की पूरी तरह निगरानी कर रही थी। धान खरीद में अनियमितता की शिकायतें मिली, तब धान खरीद के बाद गोदामों में भौतिक जांच की गई। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सदन में इस पर जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा कि अगर धान खरीदा में कोई खामी हुई है तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। इसी के साथ सीएम सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5,000 करोड़ का घोटाला बताया है, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के टाइम पर होते थे। इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोटे अनाज यानी चावल 2021-22 में 54 लाख मैट्रिक टन पैदावार किसान ने की। 2022-23 में 59,21,000 मैट्रिक टन पैदावार की। 2023 से 25 में 58,094 लाख पैदावार की और 2024 से 25 में 53,098 लाख मैट्रिक टन मोटे धान की पैदावार की। गुरुग्राम के सरहोल में आशा वर्कर्स कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, सामाजिक कलंक को कम करने और जरूरतमंदों को समय पर उचित संदर्भ के लिए प्रशिक्षित करना रहा। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, एएनएम, परामर्शदाता और मानसिक बीमारी के साथ जीवन जी रहे व्यक्ति और उनके परिजन उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण पहचानने और समुदाय को सही मार्गदर्शन देने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर पार्षद ज्योत्सना, डॉक्टर एकता समेत अन्य वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। संस्था के निदेशक ने बताया कि संगठन पिछले 14 सालों से गुरुग्राम के शहरी गांवों में कार्यरत है और अब तक हजारों परिवारों तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं सहयोग पहुंचाया जा चुका है। संगठन ने मीडिया से सकारात्मक जानकारी प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी का उपचार संभव है और प्रभावित व्यक्ति भी सम्मानजनक और सफल जीवन जी सकते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 2 जो है एक बहुत बड़ा वार्ड है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आई है, संबंध एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पे काम कर रहा है। आशा वर्कर्स लोगों तक अप्रोच करती हैं, क्योंकि यही बहनें हैं वो मेरी जो लोगों के पास जाती हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में बताती हैं। मैं डॉक्टर एकता लोहिया, मेडिकल ऑफिसर लगी हुई हूँ यूपीएचसी सुखराली में, कि घर घर लोग आशा वर्कर्स जाए, बीमारी पहचाने कि क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है, लोगों को पता चले कि ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। लोग छुपाते हैं कि हम मुझे ये दिक्कत है, मुझे मन में ख्याल आते हैं, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मैं बार बार एक ही बात को सोचता जाता हूँ कि मैंने टीवी बंद कर दिया, मैं कहीं बाहर निकल गया, मैंने घर का ताला लगाया या नहीं लगाया। ये भी एक तरीके की बीमारी है, पर ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मैं रीता सेठ हूँ।
कुछ परिवारों ने 6 परिवारों ने जो जिनके घरों में मानसिक बीमारी लोगों ने देखी थी, उनको ये अंदाजा था कि इससे जिसको मानसिक बीमारी होती है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारी हो और उनके परिवार, दोनों की जिंदगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और वहां से हमें सूझा कि कुछ काम इस एरिया में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई तक तो लोग फिर भी पहुंच जाते हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। लोग अपने घरों में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते, अपने संबंध निभा नहीं पाते, और इस तरह की सारी दिक्कतें, उसको देख के हमने ये काम शुरू किया। पलवल में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर साफ दिखाई दे रहा है। डीएमसी मनीषा शर्मा के नेतृत्व में बस अड्डे से मीनार गेट तक की सड़कें अब चौड़ी हो गई हैं, जिससे जाम की समस्या हल हुई है। वहीं चलाए गए अभियान में अवैध कब्जों को हटाया गया और कुछ स्थायी कब्जों को भी ध्वस्त कर दिया गया। पलवल में श्री खाटू श्याम भक्तों ने निशान यात्रा के 100वें महीने का भव्य आयोजन किया। फागुन के महीने में भक्तों ने रंगों और फूलों से होली खेलते हुए यात्रा में भाग लिया। यात्रा हुडा चौक से शुरू होकर प्राचीन श्री खाटू श्याम मंदिर पंचवटी में समाप्त हुई। स्थानीय भक्तों ने जलपान की व्यवस्था की और भक्तों ने श्यामा बाबा की जय जयकार करते हुए सहयोग दिया। ये निशान यात्रा हमारे पलवल से हर महीने निकलती है और फागुन के महीने में एक विशेष उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। रंग गुलाल, प्रसाद वितरण, आसपास की जनता, पूरे पलवल का सहयोग मिलता है इस यात्रा में और जगह जगह प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है, जलपान की व्यवस्था की जाती है, रंग गुलाल, गुंजिया, पूरा प्रसाद वितरण होता है और पूरे पलवल की हमारी निशान यात्रा की पूरी टीम इसको एक भव्य रूप में बाजे गाजे के साथ भव्य यात्रा निकालती है। ये हमारी काशी निशान यात्रा है, 100वीं यात्रा पूरी हुई है हमारी। ये हमारी काफी सालों से निशान यात्रा हर महीने हुड्डा चौक से पंचवटी निकाली जाती है, तो आज 100 महीने पूरे हो गए हैं हमारी यात्रा को। तो उस वजह से हर साल ये निकलती है फरवरी में, तो बड़ी यात्रा निकलती है, तो आज वो यात्रा है। ये तो बाबा के रंग है जी, ये तो सब रंग बाबा के रंगों में रंगे हुए हैं। ये तो फागुन बाबा का रंग चढ़ रहा है सब में। क्या यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाएगी? ये हुड्डा चौक से चलते हुए कमेटी चौक होते हुए पंचवटी पहुंचेगी। ये हर महीने होती है हमारी एकादशी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर महीने होती है। तो आज 100 महीने पूरे हो गए हैं। हर फरवरी में हर बड़ी निशान यात्रा निकलती है हमारी। 5000 मेंबर, 5000 निशान बने होते हैं हमारे। फागुन के महीने की विशेष उत्सव की भी तैयारियां होती है इसमें? हाँ बिल्कुल है जी। ये तो वैसे तो हर महीने ही बाबा की यात्रा में बहुत अच्छी से तैयारियां होती है, पर फागुन के महीने में बहुत अच्छे से तैयारियां, कुछ वार्षिक उत्सव होता है। यमुनानगर में 6 घंटे की मीटिंग के बावजूद मजदूरों और रिफाइनरी प्रबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई। हालांकि प्रशासन ने सभी मांगों को मान लिया, लेकिन मजदूरों की प्रमुख मांग तनख्वाह में तत्काल वृद्धि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। दरअसल बीते साल में प्रशासन ने तनख्वाह बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा 12 घंटे की ड्यूटी की बजाय 8 घंटे की ड्यूटी स्वीकार कर 4 घंटे ओवर टाइम देने पर सहमति थी। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने उठाया और रोड खाली करवाया, जिस पर एचसीएस अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि मजदूरों को समझाने का प्रयास दोबारा किया जाएगा। तो देखिए, काफी देर हमारी बातचीत चली है। मैं था, हमारे दोनों एसडीएम थे, डीएसपी साहब थे, लगभग 5-6 घंटे की बातचीत चली। उसमें जो इनकी बातें थी और जो इन्होंने डिमांड्स रखी थी, उनको सबको जो है हमने सबसे पहले तो लिखित रूप में तैयार करवाया। लिखित रूप में तैयार करवा के इसमें एक तरीके से 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक रिफाइनरी, एक लेबर महकमा और तीसरा मतलब इनके जो ठेकेदार हैं। तीनों की सहमति ली गई और ड्राफ्ट भी उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से ये चाहते थे। और जो इनके नेता थे, जो हमारे बीच में आए थे, जिन्होंने इस तरह की हमसे मांग रखी थी, उन्होंने सबने यही बात कही थी कि ये जो आपका ड्राफ्ट है, इनको हम अपने लोगों के बीच में ले जाएंगे। कोई भी आपको रिवाइज रेट नहीं देगा। सारी समस्या ये है, ठीक है ना? तो हम अब ये करेंगे, अब इंश्योर करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं।
नेशनल कॉलेज में प्राकृतिक आपदाओं खासकर भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। बता दें कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय जानमाल के नुकसान को कम करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना था। तो वहीं इस दौरान मॉक ड्रिल के जरिए ये परखा गया कि भूकंप जैसी गंभीर स्थिति में टीमों की तत्परता कैसी रहती है, ताकि वास्तविक समय में कम से कम समय में राहत कार्य शुरू किया जा सके। तो वहीं इस दौरान मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य, रेड क्रॉस, लोक निर्माण, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी और शिक्षा विभाग जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियां शामिल रही। तो मॉक ड्रिल ये सभी लोगों को, यहाँ जो स्टूडेंट वगैरह हैं और जो अपनी जनता है, उसको मतलब बार बार मॉक ड्रिल से अपने एक मसल मेमोरी में आता है। कई बार अर्थक्वेक होता है तो वहाँ इतनी भगदड़ रहती है कि एकदम से अपन नहीं कर पाते। तो मॉक ड्रिल का यही मेन रीजन है कराने का कि इससे मसल मेमोरी में आए लोगों को चीजें जानकारी हो कि अर्थक्वेक में हमको कहाँ पे छिपना है, जाके कौन सी सेफ एरिया है, किसको कॉल करना है, किस अथॉरिटी को अपन को कॉल करना है, या यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करना है, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस अथॉरिटी को और करेगा, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। आज स्थानीय प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें जो सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और इसके बच्चों को सुरक्षा करने के लिए बताया गया है कि बच्चे अपने आप को जीवन में कभी कोई भी कठिनाई आने पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम भी है इसमें। आकाशदीप है जी। हमने आज जो मतलब ये ट्रेनिंग दे रहे थे कॉलेज में मॉक ड्रिल, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमने ये भी देखा है अगर कोई अंदर कोई घायल हो तो उसे कैसे मतलब उसे बचाना चाहिए, और पहले ये भी सीखा है कि सीधा अंदर नहीं जाना चाहिए, जैसे दरवाजे को थोड़ा सा कट करना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ सीखा है। क्या कहेंगे ये मॉक ड्रिल की गई है इसको लेकर? इसके लिए मैं ऐसे कहूँगी क्योंकि ये हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए जब कोई आपातकालीन में हमें कोई ऐसा हमें स्थिति होती है तो हमें कैसे निपटना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए, बच्चा कैसे निपटेगा, कैसे कुछ करेगा, ये सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। आज जो हुआ है मॉक ड्रिल अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। मैं तो सभी को देख के जा रही हूँ, कब से सुन भी रही हूँ कैसे कुछ करना है। बिना पेड़ी सारा सौदा दबा एक रास्ता ना। यमुनानगर में 26 फरवरी 2026 को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई के कर्मचारियों ने नगर निगम दफ्तर के गेट पर गरजते हुए अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग आयोजित की। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक की अध्यक्षता इकाई प्रधान पपला ने की और मंच का संचालन सुभाष सौदे ने किया। इसके साथ ही मौके पर पपला ने बताया कि 27 नवंबर 2025 को स्थानीय प्रशासन को 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया था, लेकिन कई स्मरण पत्रों के बावजूद प्रशासन ने किसी तरह की बातचीत नहीं की, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही संघ से बातचीत नहीं की गई तो कर्म पर मजबूर होंगे। यहाँ के प्रशासन को कई बार चिट्ठी पत्र लिखा है और उसमें जो कर्मचारियों की जायज मांगे उनके बारे में यहाँ मांग पत्र दिया। मांग पत्र देने के बाद कुछ टाइम बाद हमने इस प्रशासन को यहाँ पर स्मरण पत्र दिया। जब इनकी तो एक बार फिर से स्मरण पत्र दिया, फिर भी प्रशासन जो कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है उसमें कोई सूद न लेते हुए वो अपने अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ के प्रशासन को नोटिस दिया कि अगर प्रशासन हमारे कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनका हल नहीं निकालता तो हम मजबूरन अब आंदोलन करेंगे। इसमें भी यहाँ के प्रशासन ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन को बुला करके बातचीत करने में अपनी कोई भी अपनी तरफ से पहल नहीं की। तो इसका हम विरोध करते हैं और आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हम अब आंदोलन करेंगे जिसमें
काले बिल्ले से हमने प्रोग्राम शुरू किया है। यमुनानगर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाखों श्रमिकों ने अपने अधिकारों, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हरियाणा सरकार से ईएसआई की मांग सीमा बढ़ाकर 42,000 रुपए करने और IEPF 95 पेंशन को 7,100 रुपए करने और कई अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी सरकारी लाभ देने की मांग की है। सरकार को दिखा दूंगा कि हमारे में से पूछा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां पर भी शोषण अगर कर्मचारी का होगा तो वो एक ज्वाला बनकर फूटेगा। वहां का मैं आपको मुद्दा बताता हूं। पानीपत रिफाइनरी के अंदर ठेकेदार कर्मचारियों का घूस चूसने का काम कर रहे हैं। उनसे 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। उनकी 10-10 हजार रुपए तनख्वाह है। तो उन सभी ने अपने शोषण जाहिर करते हुए अपना जो रोष दिखाया है। भारतीय मजदूर संघ इसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कड़ी निंदा करती है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को गहरी नींद में जो सोई हुई है उसको जगाने का काम किया है। हमारे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको देखते हुए सभी विभागों के कर्मचारियों ने आज इस हड़ताल इसमें प्रदर्शन में भाग लिया है। ठंडी गूंगी पैरी सरकार को दिखा दूंगा कि हमारे में भी दम है। हम जुलाना क्षेत्र के शादीपुर जुलाना के मुख्य बाजार में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या को लेकर दर्जनों दुकानदार जुलाना तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम होशियार सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। बता दें कि इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी प्रकट किया। एसडीएम साहब से मिले थे। एक जुलाना मेन बाजार की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमसे कई बार मिल चुके, पहली बार नहीं मिले। और जो सरकार के मंत्री संतरी सबसे मिल चुके हैं। बाजार की समस्या, बाजार में क्या है कि रोड पर पानी भर जाता है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सारे दुकानदारों में रोष है। आज एसडीएम साहब से मिले, इनको बोला गया है, ये आश्वासन दिया 2-4 दिन में सफाई करवा देंगे। अगर ये सफाई नहीं करवाते तो सारे दुकानदारों में इतना रोष है कि वे फिर नेशनल हाईवे को जाम करके बैठेंगे वहां पे। मामला ये है जी, जो ग्राम पंचायत शादीपुर है उसका बाजार में बहुत बुरा हाल है। नाले साफ नहीं हो रहे। नाले साफ ना होने की वजह से जो कॉलोनी का पानी है वो सड़क पर आ जाता है। हर दुकानदार परेशान है, राहगीर भी परेशान है, कोई ग्राहक नहीं चलता दुकानों पर। रोड पर खड़े हुए हैं। इसका समाधान के लिए मैं एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि नालों की सफाई करवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया मामला तो जो रोड पर पानी भरा। ये शादीपुर के जो इलाका पड़ता है, इसमें कुछ दुकानदारों की दुकानें हैं जो पुराने बस स्टैंड से जुलाना शहर के अंदर जो रास्ता आता है, वहाँ जल भराव को लेकर एक मामला सामने है। तो वीडियो जुलाना के नाम से एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपके माध्यम से मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत शादीपुर ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में गांव शेरपुरा के होनहार खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने विकलांगता को मात देते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।
बता दें कि इस दौरान 23 फरवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। तो वहीं उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। बता दें कि इस दौरान उनके स्वदेश लौटने पर सिरसा के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र कुमार ने 1300 वार्ड में इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल लेके देश का, प्रदेश का और सिरसा जिले का और गांव का नाम रोशन किया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि दिव्यांग होने के साथ साथ जो एक उपलब्धि हासिल की है, इससे बड़ा उदाहरण इन युवाओं के लिए नहीं हो सकता। मैं उनके परिवार को, पूरे इनके स्टाफ को, कोच साहब को, इनकी सबकी मेहनत आज ये रंग लाई है और हमें बड़ी खुशी है पूरे ग्रामवासियों को। ये बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इन्होंने कमाल कर दिया। इसे कहते हैं असली जज्बा। हालांकि दोनों पांव से विकलांग होने के बावजूद भी देश का, गांव का, जिले का, सबका नाम रोशन कर दिया और हम बहुत धन्यवाद देते हैं इनके कोच साहब को। इंटरनेशनल गेम सीरीज जिसके अंदर हमारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट, लड़कियां भी गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।